आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी कुरील साहब मौजूद हैं, जो कि मौके मौके से जनता के हर मुद्दे की आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे ही आज देश में चल रहे मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है कुरील साहब हमारे चैनल में। नमस्कार, थैंक यू। आज हम बात करेंगे कि देश में जो चल रही है, जो हालात हैं देश में, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश संवैधानिक देश है और इसको 1947 में इसमें जो देश को आज़ादी मिली थी उसमें सभी की भागीदारी थी और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन भी आपका संगठन है, तो सभी का इसमें योगदान रहा है। लेकिन आज हम देखें कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, इस देश में जो समाज है पहले से विकृत था और विकृत जो स्थिति है वो आज तक लोगों के अंदर से गई नहीं है। और आज भी देश में जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम नेतृत्व ने इस बात का खुलासा किया कि यह देश हम सब मिलकर जीता है, हम सब मिलकर चलाएंगे। तो उसके तहत उन्होंने एक संविधान दिया और संविधान दिया तो जो उसमें सबकी बराबर की भागीदारी रही और सबकी आज़ादी रही और जाति धर्म से अलग अलग रहते हुए भी वो बंधुत्व का आधार बना रहा। सभी लोग प्रतिनिधित्व के आधार पर इस देश में सभी भाईचारा का स्थान बना रखा। ऐसा संविधान में स्थान दिया, जिसके कारण से ये विश्व स्तर पर बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक के रूप में सम्मानित भी किया गया। ये क्वालिटी थी। तो वो जो नेतृत्व था वो वास्तव में इस देश की आज़ादी को इस तरह से बनाना चाहता था कि ये देश जो टुकड़ों में बटा था, उस समय आप देखे होंगे कि 562 रियासतों में बटा था देश और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा था। इस देश में ऐसे भी लोग थे जिनके पीछे झाड़ू आगे मटकी का भी स्थान था, जो कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा था, इंसान नहीं माना जा रहा था। एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे धर्मों में, जातियों में। लेकिन उस बात को प्रथम नेतृत्व ने रोका और बताया कि यह देश हम सब लोग मिलकर जीता है। अर्थात इस देश में जो अलग अलग बटे थे उन सब ने एक साथ खड़े होकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तभी यह देश बना है। तो उस बात को उन्होंने बरकरार किया कि नहीं, हम जब तक एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक ये देश अखंड भारत नहीं हो सकता है। तो अखंड भारत की सोच को रखते हुए, आदर्श भारत की सोच को रखते हुए उन्होंने देश का निर्माण किया। तो आज स्थिति ऐसी आ गई कि एक जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, जो मानव को अलग अलग करके अपनी श्रेष्ठता का जो आधार बनाए थे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही मानव है और सब मेरे गुलाम है, मेरे सेवक हैं, जो ये सोच थी, वह सोच आज इतनी जल्दी से पनप गई कि आज कहीं ना कहीं किसी न किसी से सबको आतंक के स्थान पर रखे हुए है। वो व्यवस्था सिद्धांत कि इस देश का शासक लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, वो चाहता होता है, लेकिन वो व्यवस्था जो है नहीं होने दे रही है। और इस देश में जो ब्यूरोक्रेट है, जो न्यायपालिका है, ये दोनों चूंकि पढ़े लिखे, संविधान को जानने वाले, इस कानून को जानने वाले, अगर ये सही सुधर जाए तो ये देश में कोई भी इस तरह से नाइंसाफी नहीं हो सकती है। ये दिक्कतें पैदा है, तो इसे ठीक करने के लिए इस देश के लोगों को आगे बढ़ना होगा। अब आप देखते होंगे कि जैसे एक CNRC का जो आधार आया और CNRC, इसके बाद अब इस समय जो है वोट के लिए ये SIR का मामला चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा एक संघर्ष की स्थिति पैदा है कि वोट चोरी का एक इल्जाम लग रहा है। वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से दिखाई देता है कि वोट चोरी है, ऐसा महसूस करते हैं सभी लोग। तो ये सारी चीजें समाज से जो है, जो भ्रम एक फैला है, तो उसको दूर करना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए कि CNRC के पहले उनको चाहिए कि इस देश की जो जनगणना हुई थी, 31 में जनगणना हुई, 71 में जनगणना हुई, जो जनगणना होती चली आई है, तो उसके आंकड़े सामने लाना चाहिए। तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये देश में कौन रहने वाला है, कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं नागरिक है। ये सही मालूम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये अंकित होगा कि इनके पिता कहाँ रहते थे, इनके बाबा कहाँ रहते थे। ये सारा चीज जो है सामने खुल के आ जाएगा। तो फिर ये नागरिकता का मामला एक साफ हो जाएगा। फिर ये जो कहते नहीं कि जो है दूसरे देश के यहाँ आ गए, जो तो ये जो है हम घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, तो घुसपैठियों की भी बात सामने आ जाएगी। ये साफ हो जाएगा, फिर ये देश में जो है ये विवाद खत्म हो जाएगा। उसी तरह की जो SIR है, SIR को
चूंकि वोट देने से ही सरकार बनती है और तो यही के लोग वोट देते हैं, ऐसा सबका मानना है। लेकिन एक बीच में जो ऐसी सिस्टम है वो कहती है कि नहीं, ये जो है घुसपैठिए लोग आते हैं, वो लोग वोट डालते हैं, वो लोग गलत तरीके से सरकारें बनाते हैं। तो ये चीजों का साफ तभी हो सकता है जब अभी तक जो वोट पड़े हैं पहले पंचवर्षीयों में, तो उन वोटों का आंकड़ा या उनका डिटेल सामने आना चाहिए कि भाई कौन लोग वोट दिए थे, कौन लोग हैं। तो जब उनके आ जाएंगे तो पहले जब 87 के पहले जो 87 का उन्होंने स्थान लिया है, तो 87 के पहले वाले जो वोट पड़े हैं तो उससे ये मालूम हो जाएगा कि ये इन्हीं के बेटे हैं या ये इनके बेटे नहीं है, ये वोटर सही है कि गलत है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसको भी कंप्यूटराइज करके सिस्टम से सामने लाना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों मुद्दे जो है हल किए जा सकते हैं। और देश में जो सरकार काम नहीं कर रही है तो देश के लोगों को अपने आंकड़ों को सही तरीके से आगे लाना चाहिए कि देश में हमारे पिता भी रहते थे, हमारे बाबा भी रहते थे, हमारे परबाबा भी रहते थे, तो हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हम घुसपैठिए नहीं है। इस बात को प्रमाणिक अपने आप को भी बना लेना चाहिए। तो ये हम सबको खुद इस तरह की सदस्यता बनाना होगा। ये आज तक विपक्ष भी नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष ना करे, लेकिन हम लोगों को, इस देश के आम जनता को इस बात को आगे लेके चलना होगा कि नहीं, इस देश के हम नागरिक हैं। ये स्पष्ट प्रमाणिक उसको आधार देना होगा कि हमारे बाबा भी रहते थे, हमारे परबाबा भी रहते थे, तो फिर वो सही चीज स्थिति आ जाएगी। तो इस देश के चाहे न्यायपालिका हो, चाहे नेतृत्व हो, चाहे कार्यपालिका हो, सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि घुसपैठिए हम नहीं है। घुसपैठिए की मिसाल देकर हमको अलग न करने की कोशिश करो। तो इसलिए इस तरह का अगर समस्या को हल किया जाए तो ये हल हो जाएगी। यही हमारा ये कहना है देश के लोगों से कि आओ हम सब लोग मिलकर इस देश में अपने हकदारी, अपनी हिस्सेदारी कायम करें। यह देश हम सबका है और जब सबका है तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह देश हमारा है। हालांकि आप जो बता रहे हैं एसआईआर को लेकर के, जिस तरीके से यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको बताया जा रहा है बांग्लादेशी या घुसपैठिया बताया जा रहा है, जबकि लखनऊ जैसी जगह में जो भी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं लोग, तो वो सब अपना प्रमाण भी दे रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जो पहचान भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उनको हटाने के लिए निशानदेही की जा रही है और उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लखनऊ महापौर भी जबकि अपना जो उनका जो जिम्मेदारी है वो छोड़ करके और वो इस तरीके से निकल पड़ी हैं, और भी लोग निकल पड़े हैं जो भाजपा के कुछ नेता हैं, तो वो आसामी, उनका कहना है कि हम आसामी लोग हैं यहाँ पे और ये हिंदुस्तान का ही जो हिंदुस्तान के ही अंदर आता है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनको घुसपैठिया बताया जा रहा है। और तमाम यहाँ तक के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि बिना जांच के उनको बांग्लादेशी बता करके उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कुछ वक्त दिया जा रहा है निकल जाने के लिए। क्या कहते हैं इसको लेकर के? देखिए, इसमें तो लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है और लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो पहले खुद उनके प्रमाण को सही रूप से सामने स्पष्ट करें, सभी को प्रमाणित करें कि वास्तव में वो भाई घुसपैठिए हैं या नहीं है। तो उसका जो सही फार्मूला यही है कि जो पहले जो वोट पड़े हैं उनको सामने लाना चाहिए। उनमें उनके पिता का होगा, उनके बाबा का होगा, उनके बाबा का होगा, तो फिर वो घुसपैठिए कहाँ से हुए, और उनका भी वोट, अगर वो भी उम्र है तो उसमें उनका भी वोट होगा। तो इससे सब प्रमाणित हो जाएगा। तो उसको इसी तरह से एसआईआर की जांच होनी चाहिए। जांच ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये आप सबूत दो, ये तो गलत चीज है ना। ये तो एसआईआर को लेकर के जो अभी पिछले उसमें चुनाव हुए थे बिहार में, और बिहार में जहाँ तक की बात आई थी एसआईआर को लेकर काफी वोट काटे गए थे, और जिस तरीके से जो वहाँ पे रिजल्ट, विपक्ष का कहना जो रिजल्ट आने चाहिए थे, और जहाँ तक जो जनता विपक्ष के सपोर्ट में थी, लेकिन जब रिजल्ट आया बिहार चुनाव का तो वो फिर कुछ और ही था, कुछ और सामने आया रिजल्ट। और उसके बाद जो है काफ़ी इल्ज़ाम भी लगे, और यहाँ तक के कई खबरों के माध्यम से भी ये दर्शाया गया कि वहाँ पे एसआईआर को लेकर के काफ़ी कुछ अपने पक्ष में करने का योजना बनाई गई थी, और उसको लेकर के उन्होंने एसआईआर को लेकर के उन्होंने वहाँ का पूरा चुनाव बिहार का अपने पक्ष में किया। देखिए, इसमें ज़्यादा हम लोग बात नहीं करना चाहेंगे। बात इतने खाली है कि ये मैनिपुलेट किया जाता है, चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, डाटा को कैसे हेर फेर किया जाता है ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि जिस तरह से वोट का मामला है, तो वोट जिस तरह से दिखाया जा रहा है तो वो वोट ऐसा है नहीं, वोट इस तरह से नहीं पड़ सकता है। और अगर क्योंकि वो कैंडिडेट चुनाव जो लड़ रहा है उसका भी वोट उसमें मैनिपुलेट हुआ है, उसका भी वोट उसको प्रमाणित नहीं हो रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति है। तो इससे
ज़्यादा बात ना करके हम तो ये कहेंगे कि SIR को सही तरीके से प्रमाणित किया जाए और वोट का जो मैनिपुलेशन है ये खत्म किया जाए, क्योंकि मैनिपुलेशन जो हो रहा है और जो इस तरह का जो अपने पक्ष में करने के लिए या जो चुनाव आयोग है तो वो किस तरह से खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब पूरे देश और जनता को ये लग रहा है कि चोरी हो रही है तो फिर उसको ये जो वोट है ये जो डाटा से मशीन से जो होता है तो इससे ना होकर और मैनुअल से होना चाहिए, तभी जो है सही हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी देखिए हाल ही में जिस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों पे को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से कि दलितों को निशाना बनाया गया, फिर अल्पसंख्यक में मुस्लिमों को गया, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया कि 25 दिसंबर यानी जो क्रिश्चियन का त्यौहार होता है क्रिसमस डे, उसको लेकर के भी उनको निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि चर्च के सामने खूब हुक्मदंड किया गया और उनके त्योहारों को ठीक तरीके से नहीं मनाने दिया गया। दलित मुस्लिम अब क्या आगे मतलब बौद्ध धर्म को भी टारगेट किया जाएगा या सिख धर्म को भी टारगेट किया जाएगा? देखो वो टारगेट में तो सभी है, क्योंकि ये देश के एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसे अनेक रूपों से जानते हैं। वो सिस्टम जो है कितना भी साफ सुथरा नेता हो, कितना भी साफ सुथरा इस देश का ब्यूरोक्रेट हो, कितनी भी साफ सुथरी न्यायपालिका हो, लेकिन अगर वो सिस्टम को अगर लाना है तो जैसे बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, जब देश में जो है संविधान में उसका कोई स्थान नहीं रखा गया है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? भाई ये भारत का नाम है, जब भारत रहेगा तो पूरा देश अखंड भारत रहेगा और अखंड भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकता है, वो तो हर स्तर पर जो है जगह होगी। जैसे पहले 562 अगर उसमें बटा था देश तो फिर आज इससे ज्यादा बट जाएगा, क्योंकि वो कोई व्यक्ति किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो आजाद रहना चाहता है, सबके बराबर पर है, चूंकि इंसान है तो इंसान की तरह रहना चाहता है, वो फिर तो किसी के गुलाम क्यों रहेगा? ये सबसे समस्या है। इस बात को सबको सोचना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि यह देश तभी संगठित रह सकता है जब सबके साथ समान व्यवहार होगा, जब सबके साथ भाईचारा होगा। जो प्रतिनिधित्व का जो आधार प्रथम नेतृत्व ने दिया है उसको सबको स्वीकार करना होगा, उसके तहत चलना होगा, तभी यह देश अखंड भारत बनेगा, आदर्श भारत रहेगा, तभी सबके लिए खुशामदी का देश होगा, सभी के लिए विकास के लिए देश होगा, अन्यथा यह देश सबके लिए खतरा बना रहेगा। ये जहाँ तक विकास की बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी पिछली सरकारों में देखा गया है कि बात होती थी विकास की, रोजगार की और भ्रष्टाचार को खत्म करने की, शिक्षा की, यानी जनता से जुड़ी हर समस्याओं की बात होती थी, लेकिन इस वक्त मौजूदा समय में जहाँ तक देखा जा रहा है कि वो विकास, शिक्षा और तमाम जनता के मुद्दों की बात नहीं होती है, सिर्फ बात होती है कि लोगों में अराजकता की बात होती है और लोगों में धर्म की बात होती है। तो ये विकास की बात जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त विकास की बात कहाँ है? देखिए वो बात सही है, विकास की बात इसीलिए नहीं होती कि हर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के लिए है, अपने विकास के लिए है। जब अपने अपने विकास के लिए रहेंगे तो एक ऐसी वो सिस्टम है कि उसमें सभी लोग जो है उन्हीं में से निकल कर वो उनका हिस्सा बन जाता है। जैसे एक कहावत है कि रावण जो है तभी हारा था जब उसका भाई जो है भगवान राम से मिला था, तभी हारा था। तो फिर ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा, आप कितना भी अच्छा समाज हो, उससे निकल के अपने प्रभुत्व के लिए दूसरे के साथ खड़ा होगा। क्योंकि अगर ये सिस्टम, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाए तो फिर सबके लिए बराबरी का आधार आ जाएगा, तो फिर सबको सम्मान मिलेगा। आज अपनी श्रेष्ठता के लिए वो अपने आप सभी को जो डैमेज करता है, जो आज वंचित समाज, उनमें से भी अगर कोई आगे बढ़ जाता है, आगे पहुंच जाता है, तो वो भी उन वंचितों में से शोषण करने की स्थिति पैदा हो जाती है कि वो व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता, उनके साथ बैठ नहीं सकता है। ये स्थिति बनी है, इसीलिए तो एकता की गड़बड़ी है। अगर हम सभी लोग, इस देश का समाज, वो एक दूसरे के साथ बंधुत्व का मामला पैदा कर ले तो फिर इस देश में हर नेता ठीक हो जाएगा, फिर इस देश में बंधुत्व की बात होगी, फिर काम करने वाला व्यक्ति ही, नेतृत्व सही देने वाला व्यक्ति इस देश का नेता बनेगा, अन्यथा वो नेता नहीं बन सकता है। ये स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार, जो अभी आपको जनगणना की बात कही, जो आप दलील दिया कि भाई अगर नागरिकता सही हो जाएगी तब फिर भाईचारा अपने आप से आ जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हर आदमी ये मतलब अपना खुद से कर सकता है, इस तरीके से अगर सारे लोग हों, तो यहाँ पे अगर देखा गया है कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष भी जिस तरीके से संसद में भी आवाज़ उठा रहा है, उसके अलावा भी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो देखा ये जा रहा है कि
जो मतलब सरकार की तरफ से है, यहाँ तक कि जनता भी सड़कों पर उतरी है। इससे पहले अगर जो भी सरकारें रही हैं कभी ऐसा नहीं देखा। तो ये क्या तालमेल सरकार और जनता और विपक्ष में ये देखा जा रहा है कि तालमेल नहीं है। अगर वो एनआरसी ला रहे हैं तो इसमें जनता विरोध कर रही है, अगर वो एसआईआर ला रहे हैं तो इसमें भी एक तरह से विरोध है। यहाँ तक कि कानून, किसान का कानून लाए उसमें भी विरोध है, विपक्ष का भी है, जनता का भी सरकार से विरोध है। तो आपस में जो भी कानून ला रही है सरकार, आपस में ना तो जनता से तालमेल है ना विपक्ष से तालमेल है। उसके बावजूद भी वो एकदम बिल्कुल मतलब अड़ी हुई है कि ये हमें कानून लाना है। तो जबकि देश की जो मतलब देश को चलाने के लिए जो सरकार होती है वो जनता से तालमेल होता है, विपक्ष भी अगर आवाज उठाता है तो उसको भी संतुष्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जब हमने एक बात कही कि श्रेष्ठता का मामला है तो हर व्यक्ति श्रेष्ठ रहना चाहता है। तो इस देश में जो सत्ता पर बैठा है वो राजा के रूप में है, वो जो है लोकतांत्रिक सिस्टम के आधार पर नहीं है। अगर उस लोकतांत्रिक सिस्टम के आधार पर जब बन जाएगा तो फिर इस देश में जो है जनता भी खुश हो जाएगी, क्योंकि जनता के जो प्रमाणिक है स्थिति है वो फिर प्रमाणिक को बनाने का काम करेगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था अप्रमाणिक पैदा कर रही है। अप्रमाण कि मतलब ये नागरिक नहीं है, उसको मनचाही तरीके से ये वो पैदा करना चाहते हैं। तो ये और इसमें ब्यूरोक्रेट और जो है न्यायपालिका ये दोनों धोखा दे रहे हैं। जब ये पढ़े लिखे जानकार हैं तो इनको चाहिए कि ये जब इसके बाबा यहाँ रहते थे, परबाबा यहाँ रहते थे, जब पिता यहाँ रहते थे तो फिर ये तो नागरिक हुआ, तो फिर ये हमारा बंधुत्व का स्थान होना चाहिए। आज जो है उसको ये बात कहते हैं कि नहीं विदेशी है इसी करके जो है तो घुसपैठिया समझ के उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में कैसे लोग अलग अलग बने रहें, तभी हम लोग अपनी सत्ता को चलाते रहेंगे, हम सत्ता पर बने रहेंगे। ये स्थिति बनी है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं संवैधानिक देश है हमारा और संविधान पे ही काम यहाँ पे होना चाहिए। संविधान का पालन करते हुए इस देश को यानी देश के जितने भी अधीन आते हैं वर्ग उनको काम करना चाहिए। लेकिन अगर अभी देखा गया है बहराइच में कुछ दिन पहले घटना हुई थी, तो उसके बाद अभी जो फैसला आता है फैसला न्यायपालिका करती है, मनुस्मृति किताब का हवाला देकर के फैसला करती है। जबकि अगर देखें तो सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला होता है। यहाँ पे संविधान है, हमारे देश का संविधान है, कानून है, लेकिन वो वहाँ पे फैसला किस तरीके से होता है और वो भी फैसला जो होता है वो भ्रामक खबरों के आधार पे फैसला दिया जाता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं संविधान देश में इस तरीके का फैसला? देखिए, वो तो फैसला तो अपने आप में जो है फैसला नहीं है, वो तो मैनिपुलेट है कि भाई जब वो सिस्टम को खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया है कि ये भाई इस देश में मनु के सिद्धांत को नहीं चलाया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है। तो लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या न्यायपालिका के लोग जज हैं या अन्य और इसी तरह के ब्यूरोक्रेट है, ये लोग जो है उस सिस्टम के आधार पर वो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और ये देश के लिए भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक खूनी आतंकी की तरह जो है बात हो रही है। उनको चाहिए कि भाई जब संविधान है तो संविधान के तहत उसको सजा दो। अगर वो ठीक है, वो जो राम गोपाल मिश्रा लड़का उनके घर घुसकर अगर उसका झंडा उतार रहे थे, उनके वजूद को खत्म कर रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे, उनके मारपीट कर रहे थे, अगर वो किसी ने जो है कहीं से कुछ लगा, क्या लगा, गोली लगी, क्या लगा, तो इससे मृत हो गई, तो सबसे पहले तो अपराध उसी का हुआ कि वो घर में किसी के क्यों घुसा, क्यों उस तरह किया। जो कुछ था अगर गलत था तो बाहर बात करना चाहिए था। दूसरा, अब उस व्यक्ति को जो है फांसी की सजा दे दी गई, प्रमाणित अभी हुआ नहीं, प्रमाणित हुआ नहीं है। दूसरी बात, इतनी बड़ा कौन सा अपराध था? अगर वो तो अपराध तो पहले उसने किया, तो इसकी बात तो सामने आनी चाहिए था। तो सबूतों के साथ होना चाहिए। भाई संविधान तो यही कहता है, लेकिन संविधान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो मनु का सिद्धांत तो एक हमने पहले बताया कि पीछे झाड़ू आगे मटकी का सिद्धांत उनका था। इस देश में समाज को इस तरह से बांट के रखते थे, तो वो चलाना चाहते हैं। तो इस देश में कितना भी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब वो व्यवस्था को चलाएंगे, जब वो व्यवस्था उनके दिमाग में आता है तो उस व्यवस्था में तो सभी उनके गुलाम है, सभी उनके सेवक हैं, और सभी लोग जो अगर करेंगे कोई अपराध तो वो जो है उनके लिए माफी नहीं है, और जो अगर वो अपराध करेगा तो उसके लिए सब माफी है। ये स्थिति बनी हुई है। तो इससे तो समाज के लोग ही इसे सब रोक सकते हैं। कोई जो प्रतिनिधित्व का आधार इस देश में समाज के साथ चले, ये जो जब एक दूसरे का चेन सिस्टम एक है, चेन सिस्टम से व्यापार तो करते हैं लोग, तो सामाजिक अगर चेन सिस्टम हो जाए तो यहाँ का व्यक्ति जुड़ा होगा तो यह दूसरे प्रदेश का भी जुड़ा होगा। जब एक तरह के संविधान को मानने वाले लोग एक जब खड़े होंगे तो फिर
संविधान का विरोध करने वाले जो है वो भी संविधान के साथ खड़े होंगे, तभी देश में रह सकते हैं, अन्यथा वो नहीं रह सकते हैं। क्योंकि यह देश सबका है, तो वो ताकत जब सृजित होगी तो संविधान की बात माननी होगी, तो संविधान के साथ भी चलेंगे। तो कहते नहीं, उठो बढ़ो शिक्षित और शक्तिशाली बनो, यह देश हमारा है, भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। धन्यवाद। देखा, बहुत ही अच्छी बात कही, जिस तरीके से हमारे साथ पीसी कुरिल साहब राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी, और किस तरीके से देश को एक संदेश भी दे रहे थे कि ये देश सबका है, और अगर सूझबूझ के साथ देश के जितने भी लोग हैं अगर काम लेंगे और अपना हक अपना अधिकार समझेंगे और बहुत ही समझदारी के साथ काम लेंगे, ना कि हमको किसी भी तरह के बहकावे में आना है, ना किसी भी तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसमें ना आकर के हम जो है देश के संविधान को अगर सामने रखते हुए, तो फिर उम्मीद है, जैसे कि आपने कहा कि उम्मीद है कि हम ये हमारा जो देश है वो एक दिन जो संविधान के तहत जो है चलेगा, तो हम फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को आम पब्लिक को देखते रहें। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ आफाक अहमद मंसूरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।